अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंक्रीट। कंक्रीट जो है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है, और पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं कि इसमें हम कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन कंक्रीट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल्स और स्टेप्स फॉर कंक्रीटिंग, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द कंक्रीट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पंपिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज बेसिकली अ कंक्रीट। सो कंक्रीट इज नथिंग बट इट मे बी डिफाइंड एज the artificial stone resulting from hardening of a mixture of binding material like fine and coarse aggregates and water in suitable proportion is called concrete. तो कंक्रीट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो कंक्रीट बेसिकली क्या चीज होता है। कंक्रीट एक आर्टिफिशियल स्टोन होता है जो कि हमें मिलता है। कब मिलता है? जब हम डिफरेंट मिक्सचर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसमें जो है वो आपका एडमिक्सचर भी यूज होता है, फाइन एग्रीगेट भी यूज होता है, एक कोर्स एग्रीगेट भी यूज होता है, वाटर भी यूज होता है, और बाइंडिंग मटेरियल भी यूज होता है। तो जब हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो रिजल्ट्स में हमें क्या मिलता है? आर्टिफिशियल स्टोन, जिसको हम कंक्रीट कहते हैं। बाइंडिंग मटेरियल्स यूज्ड जनरली आर सीमेंट एंड लाइम, whereas sand, surkhi and cinder are used as a fine aggregate, and crushed stones, gravel, broken bricks, clinkers etc are used as a coarse aggregate. अब बाइंडिंग मटेरियल जो है वो इसमें अगर हम बात करें तो सीमेंट और लाइम जो है, ये दो ऐसे मटेरियल है जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, जिनका काम होता है डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में मिक्स करना। ठीक है, तो बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम सीमेंट और लाइम का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सेंड और सुर्खी जो है और सिंडर, ये हम यूज करते हैं एज अ फाइन एग्रीगेट के तौर पर। और जो क्रश स्टोन है, ग्रेवल्स हैं और ब्रोकन ब्रिक्स जो हैं, ये बेसिकली हम यूज करते हैं एज अ कोर्स एग्रीगेट। For making a good quality concrete, the material used should be of the required standards in order to achieve the desired strength. अब इसका मतलब ये हुआ है कि जब आप कोई भी कंक्रीट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो उसमें आप जो भी मटेरियल या जो भी कंपोनेंट्स आप यूज करते हैं वो यानी कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, ताकि वो आपको स्ट्रेंथ जो है वो अचीव कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल इन द वर्ल्ड, कंक्रीट को अगर हम देखें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो बेसिकली इसको यूज किया जाता है। इसको बिल्डिंग्स में हम यूज करते हैं, रोड्स में यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एरिगेशन के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम जो है वो कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड जो है वो कंक्रीट जो है इस्तेमाल होता है। नो अदर बिल्डिंग मटेरियल इन विच द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स so much upon the user than concrete. Nowadays, in modern construction industries, concrete is everywhere. It is believed that concrete is the second most widely used material after the water. ये एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अ, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पानी का इस्तेमाल जो है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मोस्टली जो हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है कंक्रीट का। थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें तो कंक्रीट को जो है वो आजकल ज्यादा जो है वो जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, हम जो है वो कंक्रीट को यूज कर रहे होते हैं। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। अब अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें पहला जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो है बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर, दैट इज द सीमेंट। उसके बाद हम फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं जिसको हम सैंड भी कहते हैं। उसके बाद हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं जिसको हम ब्रोकन स्टोन्स और ग्रेवल कहते हैं। वाटर जो है वो इम्पोर्टेंट एक कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि हम कंक्रीट में यूज करते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए। और समटाइम्स जो है वो हम एडमिक्सचर का भी इस्तेमाल करते हैं। अब एडमिक्सचर्स क्या है? बेसिकली दीज आर द केमिकल्स। ये वाटर फॉर्म में भी होते हैं, ये जो है वो पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हम एडमिक्सचर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं रूल्स आर स्टेप्स फॉर कंक्रीटिंग के ऊपर। सो द कंक्रीट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, एग्रीगेट, sand or gravel, water and sometime admixture in required proportions. Following are the major steps which involve the concreting process. तो यहाँ पर सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो बेसिकली कंक्रीट जो है एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि हमें कब मिलता है, जब हम डिफरेंट मिक्सचर या डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, जिसमें सीमेंट भी होता है, एग्रीगेट भी होता है, वाटर भी होता है, और समटाइम्स मैंने आपको जैसे कि बताया पिछली स्लाइड में कि एडमिक्सचर का भी इस्तेमाल होता है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हम कंक्रीटिंग में कंसीडर करते हैं। So following are the major steps which are involved in the concreting process, and these are batching, mixing, transporting, placing, compaction, curing, and finally last but not the least that is the finishing of the concrete. ठीक है, ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि कंक्रीटिंग में आते हैं। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो पहला जो इसका प्रोसेस रहता है दैट इज द बेचिंग ऑफ द कंक्रीट, and it may be defined as the process of measuring the different concrete materials such as cement, coarse aggregate, sand, water for the making of the concrete is known as the batching. Now batching can be done in two different ways. अब बेचिंग क्या है? बेचिंग को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंक्रीट के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया, एडमिक्सचर हो गया, इन सभी इंग्रेडिएंट्स का हम क्या करते हैं, वेट जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, उनका वेट निकालते हैं। तो इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? बेचिंग कहा जाता है। अब बेचिंग के दो डिफरेंट जो है वो प्रोसेस होते हैं। वन इज द वेट बेचिंग एंड अनदर वन इज द वॉल्यूम बेचिंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है वेट बेचिंग एंड वॉल्यूम बेचिंग में? सो वेट बेचिंग को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वेट बेचिंग इज द करेक्ट and preferred method of marrying concrete ingredients which leads to more uniform proportioning. बेचिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा मिलती है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का। इसमें आपको जो है वो आप वेट जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। वेट बेचिंग सिस्टम फैसिलिटेट्स सिंपलिसिटी, flexibility and accuracy. Different type of weight watchers available in the market and it depends upon the type of job. ठीक है, अगर आप वेट बेचिंग की बात करें तो वेट बेचिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको जो है वो सिंपलिसिटी भी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, और एक्यूरेसी भी जो है आपको उसी टाइम जो है वो मिल रही होती है। अगर हम बात करें वेट वेचर्स की तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट वेट वेचर्स जो है वो आपको मिलेंगे। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ जॉब के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो आप वेट वेचर्स जो है वो वहां से परचेज करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ वेट वेचर्स। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम बेचिंग की तो वॉल्यूम बेचिंग में भी डिफाइंड एज कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स आर बेस्ड proportion based on volume and are achieved by using a constructed gauge bosses or firms for proportioning the material according to the various mix proportions. So वॉल्यूम बेचिंग को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो कंक्रीट के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं डिफरेंट जो है वो फार्म्स में, बेसिकली एक फार्म होता है, बॉक्सेस होते हैं, उन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हम क्या करते हैं उन बॉक्सेस में जो है वो हम जो है वो प्लेस करते हैं, और इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं उनको मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट मिक्स प्रोपोर्शन यूज करते हुए। तो इस प्रोसेस को बेसिकली वॉल्यूम बेचिंग कहा जाता है। वो प्रोसेस जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को गेजेस बॉक्सेस में जो है वो हम प्लेस करते हैं और इस तरीके से उनकी जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसको बेसिकली वॉल्यूम बेचिंग कहा जाता है। वॉल्यूम बेचिंग में अगर हम देखें तो मिक्स यूज अ बॉक्स ऑफ इनसाइड डायमेंशन 350 मिलीमीटर बाय 400 मिलीमीटर बाय 250 मिलीमीटर। बेसिकली अगर हम देखें तो ये बॉक्सेस के डायमेंशन हैं जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं जब हम मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 to 4 is a nominal mix containing 1 volume of cement, 2 volume of sand and 4 volume of the coarse aggregate. अगर आपको 1 to 4 का रेशियो दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपने 1 वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यूज करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 बैग ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं तो इसमें जो 2 नंबर है वो किसको शो करता है? 2 वॉल्यूम ऑफ सैंड
जो सेंड आप यूज करते हैं उसके वॉल्यूम को जो है वो ये शो कर रहा होता है। जबकि 4 नंबर जो है ये शो करता है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट को। ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये जो आपको पिक्टोरियल व्यू नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं वेट बैचिंग। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हम जो है वो डिफरेंट वेट बैचर्स में जो है वो उनको हम इंग्रेडिएंट्स को मेजर करते हैं। और ये जो है पिक्टोरियल व्यू इसको हम कहते हैं वॉल्यूम बैचिंग, जिसमें फर्म्स का या बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हम इंग्रेडिएंट्स को मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं जो इसमें बेचिंग के बाद जो दूसरा हमारा स्टेप्स होता है दैट इज द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। एंड मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट may be defined as in this process all the material are thoroughly mixed in required proportion until the paste shows uniform color and consistency. Hand mixing and machine mixing are the two different methods of mixing. अब मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को आपस में जो है वो मिक्स किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से मिक्स किया जाता है ताकि वो आपको एक यूनिफॉर्म जो है वो कलर और कंसिस्टेंसी आपको वो प्रोवाइड कर सके। अब इसके अगर हम मेथड्स की बात करें तो हैंड मिक्सिंग के बेसिकली दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें हैंड मिक्सिंग एंड मशीन मिक्सिंग, यानी कि ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो कि जिनको यूज करते हुए हम कंक्रीट की मिक्सिंग करते हैं। नोट, to achieve the optimum quality the material should be mixed first in dry condition and then in wet condition. यहाँ पर ये एक नोट करने की पॉइंट है कि जब आप कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो पहले आप उनको यानी कि ड्राई फॉर्म में मिक्स करें और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे उसमें पानी डाल के फिर आप उसको फिर आपने उसको मिक्स करना होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हैंड मिक्सिंग जब हम करते हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। हाउ डू आई मिक्स द कंक्रीट, कंक्रीट को किस तरीके से मिक्स किया जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि मैं वन बाय वन आपको बता देता हूं कि किस तरीके से जो है वो आप हैंड मिक्सिंग करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड अ प्लास्टिक शीट ऑन द ग्राउंड and the second is the measure out the materials. Third one is the place the stone and sand into a pile on the sheet. Then place the cement on top of the pile of the sand and stone. Then shovel the material in the pile to one side, creating a new pile and repeat 3 times. Make a deep depression in the pile and add water. Fold the mix in the form, the sides. Continue to fold inwards and chop the pile to distribute water through the mix. ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं जब हम हैंड मिक्सिंग कर रहे होते हैं हमने जो है वो फॉलो करने होते हैं। और ये बेसिकली एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें जो है वो हैंड मिक्सिंग का जो है वो प्रोसीजर जो बताया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो दूसरा हमारा मिक्सिंग में जो हमारा मेथड होता है दैट इज द मशीन मिक्सिंग। और मशीन मिक्सिंग क्या है? ऑन लार्ज वर्क्स वेयर कंक्रीटिंग वर्क इज क्वाइट लार्ज, मशीन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट प्रूव्स इकोनॉमिकल। ठीक है। जब अगर आपके पास यानी कि ह्यूज क्वांटिटी में जो है वो कंक्रीट रिक्वायर्ड होता है या जो आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर आपने जो है वो कंक्रीट को बाय हैंड मिक्स नहीं करना होता क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसमें आपको जो है वो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं लार्ज वर्क के लिए लार्ज क्वांटिटी के लिए हमने जो है वो मशीन का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को उसमें इंसर्ट किया जाता है और फिर हम उसको जो है वो बाय मोटर जो है उसको हम क्या करते हैं या उसको हम जो है वो डिफरेंट डीजल मशीन के तौर पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं और उसको पावर देके हम क्या करते हैं उन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। नाउ कंक्रीट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन मिक्सिंग इज मोर होमोजेनियस एंड कैन बी प्रिपेयर्ड विद कंपैरेटिवली लेस वाटर सीमेंट रेशियो। अब मशीन मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कंक्रीट जो है इसमें होमोजीनियस या होमोजिनिटी जो है वो ज्यादा होती है और इसमें वाटर सीमेंट रेशो का जो है वो कम इस्तेमाल होता है। मिक्सिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट एंड इट इज नथिंग बट व्हेन द मिक्सिंग इज डन प्रॉपर्ली द फ्रेशली मेड कंक्रीट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। जब मिक्सिंग हो जाती है तो आपका जो दूसरा स्टेप होता है जो दूसरा प्रोसेस होता है कंक्रीटिंग का उसमें आप क्या करते हैं कंक्रीट को आप जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर या जो भी आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिस भी कंपोनेंट की आप कोरिंग कर रहे हैं चाहे वो बीम है चाहे वो कॉलम है या कोई और स्लेब है तो वहां पर जाके आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जब हम
किसी कंक्रीट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या शिफ्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। आफ्टर दैट द कंक्रीट इज करेक्टली प्लेस्ड ऑन द फॉर्मवर्क्स। इसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो कंक्रीट को इंसर्ट करना होता है, प्लेस करना होता है फॉर्मवर्क्स में। कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइट लोकेशन इन टू वेज। अब कंक्रीट को जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं। वन इज द मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड वन इज द मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन। अब मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन और मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेबर जो है वो व्हील बारों का जो है इस्तेमाल करती है जब हम कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो पिक्टोरल व्यू है इसको हम व्हील बारो कहते हैं। इस यानी कि जो है वो जो आइटम को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और दूसरा जो है वो मशीन ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में आपके पास जब कंक्रीट होता है और जब आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में आप जो है वो कंक्रीट की प्रोग्रेस निकालें, तो उस सिचुएशन में आप मशीन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग का आता है। और प्लेसिंग क्या है? आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट इट शुड बी प्लेस्ड विद इन 30 मिनट्स ऑफ एडिंग ऑफ वाटर। जब आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है वो है प्लेसिंग का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जब आप प्लेसिंग करें तो जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में, पानी को ऐड करने के बाद विद इन 30 मिनट्स आपने क्या करना है, उस कंक्रीट को आपने प्लेस करना होता है रिक्वायर्ड या फॉर्मवर्क्स में, ताकि वो जो आपका कंक्रीट है वो जो है वो यूज हो सके। अदरवाइज जब वो सेट हो जाएगा तो वो आपके काम का नहीं रहता। द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। प्लेसमेंट ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो ऑपरेशन होता है कंक्रीटिंग का, which largely determines the success of the structure and its durability, जो कि डिसाइड करता है स्ट्रक्चर की सक्सेस को और स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को। Particular care is therefore necessary and all the technical and climatic parameter must be considered। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब आप कंक्रीट को प्लेस करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में, फॉर्मवर्क्स में, तो वहां पर आपको पर्टिकुलर केयर जो है वो करनी पड़ती है। उसमें कौन सी टेक्निकल पैरामीटर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, जिसमें आपने क्लाइमेटिक पैरामीटर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपने उस सिचुएशन में आपने कंसीडर करना होता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है कंक्रीटिंग में, दैट इज द कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट। एंड इट मे बी डिफाइंड एज Compaction may be defined as it is the process of removing air bubbles from the freshly mixed concrete are known as compaction। अब कंपैक्शन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें कि इस कंपैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम कंक्रीट को डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में या डिफरेंट फॉर्मवर्क में जब हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद हम उसी टाइम हम क्या करते हैं, कंक्रीट को यानी कि कंक्रीट को वाइब्रेशन देते हैं। और वाइब्रेशन देने का मकसद ये तो है कि कंक्रीट में जो एयर बबल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और कंक्रीट की इस तरीके से जो डेंसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। It has been found from the experimental studies that 1% air in the concrete approximately reduces the strength by 6%। अब ये एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अगर कंक्रीट में 1% एयर रह जाती है तो उस एयर का रह जाना वो क्या करती है, वो तकरीबन 6% कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती है, रिड्यूस करती है। ठीक है, तो कंक्रीट की कंपैक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो होती है। जो भी आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जब भी आप कंक्रीट को इंसर्ट करें डिफरेंट फॉर्मवर्क्स में, तो उसी टाइम आपने क्या करना है, कंपैक्शन जो है आपने स्टार्ट कर देनी है। अब कंपैक्शन की अगर हम मेथड की बात करें, सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंपैक्शन अडॉप्टेड इन द फील्ड एज गिवन बिलो। फील्ड में दो मेथड्स जो है वो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। वन इज द हैंड कंपैक्शन एंड अनदर इज द बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर्स। अब हैंड कंपैक्शन और मैकेनिकल वाइब्रेटर्स कौन से प्रोसेस होते हैं? हैंड कंपैक्शन में हमारे तीन जो है वो प्रोसेस आते हैं। एक हमारा रोडिंग का प्रोसेस आता है, दूसरा रेमिंग का आता है और तीसरा वो टेम्पिंग का आता है। अब रोडिंग क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ पोकिंग विद 1 meter long 16 millimeter dia rod at sharp corners and edges। The thickness of layers for rodding should be 15 to 20 centimeter। अब कंपैक्शन जब आप किसी यानी कि स्मॉलर कंक्रीट यूनिट की अगर आप कम कर रहे हैं, या कोई आपके पास एक क्यूब या कोई सिलेंडर जो है वो आपको दिया गया है, तो उसकी कंपैक्शन जो है आप जो है रॉडिंग की मदद से करते हैं। और इसमें जो है वो 1 मीटर लॉन्ग जो है आपने
रॉड यूज करनी होती है जिसका डाया जो है 16 mm होता है, और इसकी जो एजेस होती हैं वो कॉर्नर पे शार्प होती हैं, और इसकी अगर हम थिकनेसेस की बात करें तो 15 टू 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ जो है वो वहां पर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं रॉडिंग को। उसके बाद जो है दूसरा इसमें रेमिंग आता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपेक्शन ऑन ग्राउंड इन प्लेन कंक्रीट। इट इज नॉट यूज्ड आइदर इन आरसीसी और ऑन अपर फ्लोर। ठीक है, ये जो बेसिकली रेमिंग प्रोसेस होता है ये हम ग्राउंड पे जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है, इन प्लेन कंक्रीट के ऊपर। और उसके बाद अगर हम टेम्पिंग की बात करें, इट इज अ मेथड इन विच द टॉप सरफेस इज बीटन बाय वुडन, both compaction and leveling are achieved simultaneously. It is mainly used for roof slab and roof pavements. टेम्पिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें जो टॉप सरफेस होती है, ठीक है, वो टॉप सरफेस कंक्रीट की भी हो सकती है, वो टॉप सरफेस जो है वो सॉइल की भी हो सकती है। उसको बेसिकली हमने क्या करना होता है, उसको हमने यानी कि उसको कंपैक्ट करना होता है, और इस मेथड से लेवलिंग और कंपैक्शन जो है वो दोनों अचीव हो जाती है। और मोस्टली ये जो मेथड है वो हम यूज करते हैं कहाँ पर, रूफ स्लेब और रोड पेमेंट्स में यूज करते हैं। दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ रॉडिंग, रेमिंग एंड टेम्पिंग। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल कंपैक्शन के ऊपर। तो मैकेनिकल कंपैक्शन में पहला जो हम यूज करते हैं दैट इज द पोकर और इमर्शन वाइब्रेटर। और ये कौन से होते हैं? इमर्शन और नीडल वाइब्रेटर आर मोस्टली कॉमन यूज्ड वाइब्रेटर फॉर कंक्रीट। अगर आप देखें तो जो हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में जब हमारे पास कंक्रीट होता है तो उस सिचुएशन में जो है वो हम वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब विथ वन एंड क्लोज्ड एंड राउंडेड, हैविंग एन एसेंट्रिक vibrating element inside it. This steel tube called poker is connected to an electrical motor or a diesel engine through a flexible tube. They are available in size varying from 40 to 100 millimeter diameter. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली समटाइम इसको हम इमर्शन और नीडल वाइब्रेटर भी कहते हैं। इन इमर्शन वाइब्रेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि कंक्रीट की जो सरफेस होती है उसमें हम इसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, और ये जो वाइब्रेटर है इसमें एक स्टील ट्यूब जो है वो वन एंड पर लगा होता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पोकर के साथ जो है इलेक्ट्रिकल मोटर इसमें जो है वो कनेक्ट होता है, और इस या समटाइम्स हम डीजल इंजन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम साइजेस की बात करें तो डिफरेंट साइजेस के जो है वो आजकल पोकर या इमर्शन वाइब्रेटर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। द डायमीटर ऑफ द पोकर इज डिसाइडेड फ्रॉम द कंसीडरेशन ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्सिंग बार इन द फॉर्मवर्क। अब ये जो पोकर या इमर्शन का हम यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है रीइंफोर्समेंट या जो बार स्टील बार होते हैं उनके बीच में क्या स्पेसिंग है, उसको डिसाइड करने के बाद जो है वो हम पोकर या इमर्शन का जो डाया है उस टाइप का डाया जो हम यूज कर रहे होते हैं। और ये जो पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको हम कहते हैं पोकर और इमर्शन वाइब्रेटर। ठीक है, कंक्रीट सरफेस के ऊपर हमने वर्टिकली जो है वो इसको यानी कि इसमें ये केयर हमने करनी पड़ती है कि 90 एंगल पर जो है वो हम इसको जो है वो इंसर्ट करना होता है, इंक्लाइन हमने इसको यूज नहीं करना होता। इस तरीके से जो है वो हम कंपैक्शन जो है वो कर रहे होते हैं, और जो भी कंक्रीट में एयर वाइड्स होते हैं रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से कंक्रीट की डेंसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। और ये जो है बेसिकली एक प्रोसीजर बताया गया है कि कंक्रीट को किस तरीके से जो कंक्रीट वाइब्रेटर्स होते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि आपने कंक्रीट वाइब्रेटर्स जो हैं वो इंक्लाइन आपने प्लेस नहीं करने, जो भी आपने यूज करना है वो आपने वर्टिकल यानी कि 90 एंगल पर यूज करना है, और जहाँ पे जिस प्लेस पे आपने यूज किया है उसी प्लेस पे आपने दोबारा यूज नहीं करना, आपने इक्वल डिस्टेंस पर आपने जो है वो इस वाइब्रेटर्स को यूज करना होता है। उसके बाद एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स यूज होते हैं। दिस इज एडॉप्टेड वेयर इंटरनल वाइब्रेशन कैन नॉट बी यूज ड्यू टू दी आइदर थिन सेक्शन और हेवी रीइंफोर्समेंट। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स की, तो ये जो वाइब्रेटर्स हैं वो मोस्टली यूज किए जाते हैं उस जगह पर जहां पर स्टील रीइंफोर्समेंट जो है वहां पर कंजेस्टेड होता है। तो इस सिचुएशन में हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या थिन सेक्शन होता है उसमें हमने ये जो है एक्सटर्नल वाइब्रेटर का इस्तेमाल होता है। एक्सटर्नल वाइब्रेशन इज लेस इफेक्टिव एंड इट कंज्यूम मोर पावर एज कंपेयर टू द इंटरनल वाइब्रेशन। अब ये जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर होते हैं इसमें पावर जो है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। द फॉर्मवर्क आल्सो हैज टू बी मेड एक्स्ट्रा स्ट्रांग व्हेन एक्सटर्नल वाइब्रेशन इज यूज्ड। अब इसमें फॉर्मवर्क जो है आप वो उसमें बिल्कुल यानी कि टाइट जो है वो रखते हैं,
जब आप एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज कर रहे होते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जब आप वाइब्रेशन दे रहे होते हैं तो उस टाइम ये चांसेस होते हैं कि आपकी शटरिंग जो है वो वहां से कोलैप्स हो जाए या वो खुल जाए। इसलिए आपने क्या करना होता है, फर्मवेयर को प्रॉपर तरीके से जो है वो टाइट करना होता है। उसके बाद टेबल टेबल वाइब्रेटर का इस्तेमाल होता है। टेबल वाइब्रेटर आर नथिंग बट इट इज मेनली यूज्ड फॉर लेबोरेटरीज वेयर कंक्रीट इज पुट ऑन द टेबल। ये मोस्टली हम लेबोरेटरीज में यूज कर रहे होते हैं, जिसमें क्यूब्स और सिलेंडर्स को हमने क्या करना होता है, इस टेबल के ऊपर रखकर विथ इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल के साथ हम इसको ऑपरेट करते हैं। और इस तरीके से जो है वो हमने इसकी जो है वाइब्रेशन से जो है वो कंक्रीट की हमने वाइब्रेशन या कंपेक्शन करनी होती है। उसके बाद सरफेस वाइब्रेटर यूज होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर्स। द एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ टैंपिंग। इट इज मेनली यूज्ड फॉर रूफ स्लैब्स, रोड पेमेंट ईटीसी, बट इट इज नॉट इफेक्टिव बियॉन्ड 15 सेंटीमीटर डेप्थ। ये जो वाइब्रेटर हैं जिनको हम सरफेस वाइब्रेटर कहते हैं, समटाइम इनको स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर्स का भी नाम दिया गया है। ये मोस्टली हम यूज करते हैं रूफ स्लैब्स में या रोड पेमेंट्स में। वहां पर यूज करते हैं जहां पर 15 सेंटीमीटर से डेप्थ हमारी जो है वो कम होती है। ठीक है, वहां पर जो है इसका इस्तेमाल होता है। कंपेक्शन के बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस होता है, दैट इज द फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट। एंड आफ्टर कंक्रीट प्लेसिंग द नेक्स्ट स्टेप इज टू फिनिश द कंक्रीट सरफेस। जब आप कंक्रीट की कंपेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इट इज दैट प्रोसेस ऑफ कंक्रीटिंग इन विच कंक्रीट टॉप सरफेस इज फिनिश्ड बाय फिनिशिंग ट्रॉवल। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कंक्रीटिंग का, जिसमें जो कंक्रीट की जो टॉप सरफेस होती है उसको हम आर्किटेक्चरल व्यू देते हैं, एक ब्यूटिफिकेशन लुक देते हैं। और ये जो हम प्रोसेस या ये जो हम काम करते हैं, इसमें फिनिशिंग ट्रॉवल जो ये आप देखते हैं या देख सकते हैं इस पर्सन के पास, ये जो फिनिशिंग ट्रॉवल है इसकी मदद से जो है वो हम फिनिशिंग कर रहे होते हैं। अ, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। और क्योंकि वीडियो लार्ज हो जाएगी, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंक्रीटिंग के जो फर्दर प्रोसेस है, क्यूरिंग वगैरह और इसके टाइप्स जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।